नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। अक्सर हम सुनते हैं कि दिवाली के बाद अक्सर सुना जाता है कि पॉल्यूशन बढ़ गया, या अगर हम बात करें दिल्ली की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन विडंबना ये है कि जो ये समस्या है शायद सिर्फ इस न्यूज़ तक ही सीमित रह गई है। लोग इस बात पर उसके बाद ध्यान ही नहीं देते कि एनवायरनमेंट या जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो हमारे लिए ताउम्र कितना ज़रूरी है। और इसी बात को लेकर, इसी चिंता के विषय को लेकर हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पॉप के साथ यूके में मुलाकात की थी। और भारत एक ऐसा देश है जो सोलर ग्रिड के ऊपर एक इनिशिएट ले रहा है, जो पूरे संसार को एक सोलर सिस्टम के तहत बांधना चाहता है ताकि हमारा जो धरती है, हमारा क्लाइमेट है वो बच सके। अक्सर हम बात करते हैं सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, लेकिन ये क्या है और इससे आने वाले समय में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इंसान तो क्या जानवर भी शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि ये मुख्य समस्या क्या है और इस पर हम किस तरह से अगर सावधानी रखें तो निजात पा सकते हैं। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सौरभ गुप्ता, जो डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, अगर हम बात करें तो शायद ये एक शब्द तक ही सीमित रह गया है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वास्तविकता में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है क्या? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठाया है जी। जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जनरल भाषा में हम इन शब्दों का बड़ा आसानी से प्रयोग करते हैं, बट अगर हम साइंटिफिकली अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो ये बेसिकली कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें हैं। जी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज के इश्यूज जो हैं मानवता को आज की डेट में फेस करने पड़ रहे हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये बहुत ही गंभीर विषय है मानवता के सामने। जी। ये ऑल्सो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ा सा इस मामले में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी मतभेद हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो इसको कई बारी इकोनॉमिक्स उनकी इस तरह की होती है कि उसको ये एक्नॉलेज नहीं करते कि क्लाइमेट चेंज वाकई हो रही है या नहीं हो रही। परंतु मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह के इवेंट्स हम सभी अपने लिविंग टाइम्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता कि इसमें कोई शंका रह जाती है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और ऑफ कोर्स मानवता को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो किस किस तरह के अगर हम प्रभाव की बात करें तो क्लाइमेट चेंज से आ रहे हैं या भविष्य में और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं? हाँ, ये समझने से पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा एक पिक्टोरियल डिपिक्शंस के थ्रू समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से क्लाइमेट चेंज एक्चुअली धरती पे होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा नीले रंग में दिखाया हुआ है, और जो राइट साइड का पोर्शन है उसमें एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रेड कलर का दिखलाया हुआ है। जी। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को अगर समझाएं तो बेसिकली क्या होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो प्राइमरीली हाइड्रोकार्बन के बर्निंग की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो जब उनकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो जो सूर्य का विकिरण है धरती के ऊपर पड़ता है, तो उसमें से बहुत सारा विकिरण वापस स्पेस में नहीं जा पाता और वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ना केवल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है बल्कि धरती का भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी सालों से चली आ रही है। और बेसिकली जैसे सभी हमारे दर्शक और हमारे स्कूल में भी एनवायरनमेंट कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है कि धरती में लाइफ को सस्टेन करने के लिए 3 मुख्य तौर से साइकिल्स हैं जो लाइफ फॉर्म को धरती पे सस्टेन करते हैं। उसमें से एक मुख्य कारण है कार्बन साइकिल, एक है नाइट्रोजन साइकिल और एक है पानी का साइकिल, वाटर साइकिल। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारा वाटर साइकिल है वो भी बहुत तेजी से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है। कार्बन साइकिल की बात करी तो किस तरह के चेंजेस आए? अगर हम हाल ही में बात करें या पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो सिर्फ पिछले ही कुछ सालों में जो टेम्परेचर है धरती का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो क्या कारण रहे हैं उसको? जो आपने कार्बन साइकिल की बात की है तो मुख्य कारण उसका क्या है? ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप दर्शकों को ये स्लाइड दिखा सकें जिसमें कि
ये धरती के पिछले 6.5 लाख साल का जी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको नापा गया है। तो अगर इसके हिसाब से आप देखें तो पिछले 6.5 लाख साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वातावरण में वो कभी भी 280 ppm से ऊपर नहीं गई। हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुआ जी। जब फर्स्ट मोटर व्हीकल बनी 1900 समथिंग में। तो उसके बाद से विद इन 150 साल में जो ये कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये 280 ppm से 380 ppm तक पहुंच गई। सो बेसिकली वी हैव डिफाइंड पिछले 6.5 लाख साल का हिस्ट्री एंड वी हैव मूव्ड टू ए डिफरेंट रेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। सो इसको साइंटिस्ट ने कोरिलेट किया है अर्थ के टेम्परेचर के साथ। एट द सेम टाइम 70,000 साल का इन्होंने जो ये डेटा कोट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अगर हम कुछ ना करें आज की डेट में, अगर इसी गति से हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस करते रहें तो ये टेम्परेचर साल 2100 में 21वीं शताब्दी के अंत तक 2.4 से लेके 6.4 डिग्री तक बढ़ सकता है जी। तो जिसके बहुत ही ज़्यादा भयानक परिणाम हो सकते हैं और इसके बारे में साइंटिस्ट भी अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि इसकी मॉडलिंग करके इसके जो परिणाम होंगे उनको पूरी तरह से बता सकें जी। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि ठीक है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि हमारे देश की तरक्की के लिए और संसार के लिए अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल या जो इस तरह का जो आपने कहा कि बूम आया है और वो ज़रूरी भी है, तो कौन इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है कि जो इस तरह का आज जिस स्थिति पे हम खड़े हैं? ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मानवता में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, पर्टिकुलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी जी। तो बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट का मॉडल है वो पूरा जो है कंजम्पशन बेस्ड है जी। तो इसमें इनके मॉडल के हिसाब से प्राकृतिक साधनों का दोहन करके उसके इकोनॉमिक गुड्स बना के प्रॉस्पेरिटी को ये फैला रहे हैं। तो इसमें मुख्य तौर से जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसमें हाइड्रोकार्बन है जो नेचुरल गैस के फॉर्म में है, कोयले के फॉर्म में है और पेट्रोलियम पदार्थों के फॉर्म में है जी। तो ये सारी चीज़ें धरती के गर्भ से माइन करके और उसको हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं जी। और अल्टीमेटली इन सारे पदार्थों को जब हम एनर्जी के फॉर्म में हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये CO2 या उससे रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही हैं जी। अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन में एडेप्टेशन और मिटिगेशन क्या है, ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं? ये प्रश्न भी काफ़ी लोग इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन को। ये बेसिकली दो स्ट्रेटजीज़ हैं, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, दो तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं और ये क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए डिवाइस की गई हैं जी। तो पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो अडेप्टेशन है उसका मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है जी। और उसके जो दुष्परिणाम होंगे उसके लिए हम कैसे लोगों को तैयार करें जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे रेन पैटर्न्स इरेटिक होते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स के ऊपर असर पड़ेगा जी। हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर असर पड़ सकता है, कहीं सूखे का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, कहीं फ्लड्स आएंगे जी। तो हम किस तरह से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उसके लिए कोप अप करने के लिए तैयार करें जी। इसी तरह से हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। टेम्परेचर पड़ने से हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर किस्म के एनिमल्स जो हैं उनको उनकी रियरिंग में, उनके प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाए जी। तो ये जितने भी दुष्परिणाम क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले हैं उनको हमें काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज करनी है ताकि हम उनके दुष्प्रभावों से बच सकें, उसको हम एडेप्टेशन की कैटेगरी में कहते हैं जी। और मिटिगेशन दूसरी तरह की स्ट्रेटजी है जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज अकर कर रही है जी। उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मिटिगेशन में हम दो तरह की स्ट्रेटजीज करते हैं, या तो हम जो फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन है जो एनर्जी के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उसको रिड्यूस करें, या फिर जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है अर्थ के ऊपर उसको हम किसी तरीके से सीक्वेस्टर करें
तो जो अर्थ में टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स हैं उसमें मेनली एक फॉरेस्ट्री ही एक ऐसा इकोसिस्टम है जी। जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एसिमुलेट करके स्टोर कर सकता है जी। इसके अलावा और कोई सिस्टम लोग कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स में कि किसी तरीके से एटमॉस्फेयर की कार्बन को स्टोर करने का कोई तरीका निकाल सकें, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं जी। बट अभी तक कोई ऐसी सफलता मेरे नॉलेज में नहीं है ये प्राप्त हुई हो। तो हमें अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जो दरख्त हैं, जो वृक्ष हैं, उनके अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको उनके प्रमोशन के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि वो एक मिटिगेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने सर कही कि जितना हम शायद प्लांटेशन के लिए हम बार बार बात करते हैं, अभी हाल ही में मैं बात कहूँ तो एक लेडी हैं जिन्हें अभी जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उन्होंने अवार्ड दिया है, जिन्होंने शायद 30 लाख के आसपास हमने पेड़ लगाए हैं उन्होंने। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हम है प्लांटेशन के थ्रू हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अभी आपने यहाँ पर बात कही कि जो सूखा है या बाढ़ आती है, जो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं कि अगर हम हाल ही में बात करें, अभी उत्तरांचल में एक हादसा हुआ था या बॉम्बे में हादसा हुआ था, तो ये किस तरह से जलवायु परिवर्तन से किस तरह से संबंध रखता है? जैसे आपने ठीक फरमाया कि हम आजकल ये देख रहे हैं कि कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जी। और यहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की एग्जिस्टेंस को काफ़ी समय तक नकारता रहा क्योंकि वो उनके प्रोडक्शन सिस्टम को इम्पैक्ट करता है जी। तो लेकिन ये भी सारी दुनिया में देखने वाली बात है कि आज की डेट में जो वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा उड़ीसा तक पे भी हमारे साइक्लोन्स आए, गुजरात तक पे भी आए, मैक्सिको की खाड़ी में आए, अमेरिका में बड़े भयंकर तूफान आए हैं जी। तो ये जो तूफान और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बहुत नुकसान भी हो रहा है जी। जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक मेन मॉडलिंग की है साइंटिस्ट्स ने, उसके हिसाब से जो पोलर कैप्स हैं हमारी जिनके ऊपर आइस जमी हुई है जी। वो मोस्ट लाइकली पिघल जाएगी अगर हम इसी बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो में गए और तापमान बढ़ता चला गया जी। और जिसकी वजह से समुद्र का तल भी बढ़ेगा और जो छोटे छोटे द्वीप में देश हैं उनकी पॉपुलेशंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और हमारा भारत के देश में तो खास तौर से कि हमारी बहुत लंबी एक कोस्ट लाइन है राइट फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, तो उसमें भी समुद्र तल के बढ़ने से लोगों के लाइवलीहुड पर, जैसे फिशरमैन हैं और वहाँ पे जो भी प्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ने की संभावना है। और इसके अलावा मैं एक दर्शकों को और भी बताना चाहूँगा कि हम 1-2 डिग्री को सोचते हैं 1-2 डिग्री में क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम कॉस्मोस की बात करते हैं, सन में मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, अर्थ में हमारा 30 डिग्री है तो 32 हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि अभी हम पेंडेमिक 19 जो कोविड-19 पेंडेमिक से निकल के आ रहे हैं जी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो वायरस के फॉर्म में हो, चाहे वो बैक्टीरिया के फॉर्म में हो, चाहे वो लोअर फॉर्म ऑफ लाइव्स हो, चाहे मॉस्किटोज हो, या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, डेंगू की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ जी। तो ये इनके ऊपर ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से बड़े सेंसिटिव होती हैं लाइफ फॉर्म्स जी। तो आप ये देखें, जैसे आपने बताया कि भी डेंगू का प्रकोप इस साल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मच्छरों में अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री का भी डिफरेंस डाल दें और ह्यूमिडिटी में डाल दें तो उनकी हैचिंग और उनके एग्स बहुत ज़्यादा ब्रीड हो सकते हैं जी। और ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को जन्म दे सकते हैं। तो हम यही केवल ना कहें कि क्लाइमेट चेंज से केवल हमारे एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा, बल्कि इसकी वजह से हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे तरह तरह की नई बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के इशू में जो एक जनरल कंसेंसस है वर्ल्ड में कि इसका इम्पैक्ट जनरली पुअर कंट्रीज़ में और विद इन पुअर कंट्रीज़ में जो पुअर तबके के लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो इसके इल इफेक्ट्स को झेलने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं है। इसलिए ये बहुत ही एक सीरियस और गंभीर मुद्दा है और हमें चाहिए कि हम ना केवल अपने देश में बल्कि सभी
समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिल बैठ के इस गंभीर समस्या का एक ग्लोबल समाधान निकालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने ये बात कही कि जो ये बीमारी है हर साल बढ़ती है, तो सिर्फ ये इतने तक ही सीमित रह जाता है कि पता नहीं क्या कारण है कि पिछले साल तो ये इतनी थी और इस साल इतनी हो गई, इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। जो उसका रूट कॉज है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि शायद कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज है वो इसका बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर अभी आपने सर एक विदेशी नीति को लेकर बात की थी, तो क्या आप इसमें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज के इशू को बहुत सालों तक पर्टिकुलरली जो पश्चिमी देश हैं इसको नकारते रहे। जी बिल्कुल। 1992 में UNFCCC के नाम से एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें काफ़ी देश इकट्ठे आए और पहली बार उन्होंने इस चीज़ को माना कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन एमिशन की वजह से हो रही है। जी। इसको फॉर्मलाइज करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जापान में, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठे होके आए और उन्होंने इस चीज़ को दोबारा रीइटरेट किया। जी। यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रिंसिपल था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको एक्सेप्ट किया गया, सारे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया। जी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये वर्ड सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, बट इसका मतलब ये है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनकाइंड बट डिफरेंशिएटेड, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उन्होंने अब तक जितने एमिशंस किए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मिटिगेट करने के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक प्रिंसिपल वहाँ पे अडॉप्ट किया गया। जी। और इसमें ये देखा गया कि भी जिस कंट्री ने ज़्यादा एमिशंस किए हैं उनका उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा रोल होना चाहिए। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं रहा, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी। जी। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं उसका 35 to 40% एमिशन सिर्फ एंड सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से होता है, जी। तो उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया, जिसकी वजह से इसके में बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम नहीं निकल पाए। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एफर्ट्स जारी रहे, इसमें यूरोप ने काफ़ी साथ दिया, जी। और अल्टीमेटली इंडिया ने भी काफ़ी लीडरशिप रोल प्ले किया इसमें। और COP15 में जब पेरिस में, जैसे आपने बताया, पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हम अर्थ के टेम्परेचर को का जो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, उसको 2 डिग्री तक हम लिमिट करने की कोशिश करेंगे। जी। तो दिस वाज मतलब पेरिस एग्रीमेंट में मूल तौर से इस चीज़ के ऊपर डिसाइड किया गया। जी सर, ये तो अभी हमने बात करी पेरिस एग्रीमेंट की, हमने बात करी। अगर हम वैश्विक तौर पर बात करें तो सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से क्या इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है ताकि इससे जितना हो सके हम बच सकें? नहीं, हमारे देश में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है इसके लिए। डिफरेंट फोरम्स पे जो है इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कमिटमेंट्स भी किए हुए हैं। पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमारा जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो, उसके बारे में हमारे अपने प्लेस्ड टारगेट्स हैं। जी। तो भारत मुख्य तौर से एक तो क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहा है, जी। जिसमें हम आपको पता ही है, भारत बेसिकली फॉसिल फ्यूल, हमारा 85% ऑफ एनर्जी इज़ इम्पोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स। जी। तो हम अपने 2-3 बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स राष्ट्र पद्धर पे लिए गए हैं, जी। जिसमें कि मुख्य तौर से कि एक, जैसे आपने पहले भी बताया था, सोलर एनर्जी को हम प्रमोट कर रहे हैं। जी। उसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का टारगेट है, उसके ऊपर भी काफ़ी बढ़ चढ़ के काम हो रहा है। जी। इसके अलावा बायोफ्यूल्स को यूज़ करने के ऊपर भी काफ़ी पहल हो रही है। और रिसेंटली ही शायद आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक हाइड्रोजन मिशन भी बनाया है देश में, जिसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी ए क्लीन फ्यूल, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं है, और जब अगर कार्बन नहीं होता है तो वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। जी। सर, अगर हम आम जनता की बात करें, ये तो हमने बात करी कि सरकार किस तरह से उसमें इनिशिएट ले रही है, समस्या जहाँ से आ रही है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो वो किस तरह से जिम्मेदार है और उसमें क्या वो इनिशिएट ले सकती है कि ताकि इस चीज़ में सरकार के साथ साथ खुद भी वो सहयोग दे सके? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि
हालांकि ये समस्या ग्लोबल है, बिल्कुल। लेकिन इसके हल जो हैं हमारे को देश लेवल पे पॉलिसी बना के, राज्य पद्धर पे हमें अपने अपने कुछ स्पेशल प्रोग्राम चला के, और इवन लोगों के लेवल पे उनको अपने अपने छोटे छोटे इनिशिएटिव्स अगर हम लेंगे तो हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। हमारे को सभी दर्शक जानते हैं कि अगर बच्चों को 8th 9th एंड 10th क्लास में भी आजकल एनवायरनमेंट का कोर्स और एक चैप्टर पढ़ाते हैं जी। जिसमें 3 R's के ऊपर बात करते हैं कि भी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो अगर हम अपने संसाधनों को कम यूज़ करेंगे और कंजर्वेशन की ओर अपना बिहेवियर बनाएंगे तो ऑफ कोर्स जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं ह्यूमैनिटी में, उनके पीछे कहीं ना कहीं एनर्जी का कारण होता है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको एनर्जी लगती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा रिड्यूस होगा, जो कि हर आदमी अपने लेवल पे कर सकता है। एक बहुत छोटी सी बात जो सभी कर सकते हैं कि भी घर में अगर लाइट जल रही है तो अपने स्विच ऑफ कर दें जी। और 1 यूनिट बिजली भी अगर वो बचाते हैं एक दिन में, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें लाखों लोगों से तो इसका मतलब उतना ही फॉसिल फ्यूल कम यूज़ होगा। इसी तरह से सारे ही संसाधनों में अगर लोग जागरूक हैं और अपने संसाधनों का ध्यान से उपयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे भी हम बहुत एक सेविंग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको इस चीज़ में ले लेते हैं कि वो ये नहीं देखते कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन इससे हो रहा है, कि हमारी क्षमता है, कोई बात नहीं, हम बिल दे देंगे। शायद ये चीज़ देखने में ज़्यादा आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन यही एक विषय है जिसमें हमारे नागरिकों को जागरूक होने की ज़रूरत है जी। ये ठीक है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको बिल तो भर सकते हैं पैसे के तौर पे, लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअल तौर पे और फिलोसफिकल तौर पे देखें, अगर धरती ही नहीं रहेगी जीने के लिए तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये सोच के चलें कि जो हम यूनिट्स बचा रहे हैं या जो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा और हम एक बेटर वर्ल्ड उनके लिए छोड़ के जाएं। सर, अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो वो किस तरह से इसमें इनिशिएट ले रही है और लोगों को किस तरह से उसमें सहायता कर रही है, प्रमोट कर रही है कि हम इस चैलेंज को जो है वो बच सकें इस चीज़ से? पंजाब सरकार ने बहुत अच्छे कुछ उपराले किए हैं पिछले कुछ साल में जी। उसमें से कुछ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा जी। पंजाब सरकार में एक बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम किसानों को एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांटेशन करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं जी। तो पिछले 3 या 4 साल का डेटा है, उसके हिसाब से 1.5 करोड़ पौधे किसानों ने जो हैं अपने खेतों में लगाए हैं जी। और जिसके लिए जो वित्तीय सहायता है सरकार के द्वारा उनके अकाउंट्स में डीबीटी राਹੀਂ दी गई है जी। तो एक तो जैसा पहले कहा था कि जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं वो हम बखूबी एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत लार्ज स्केल पे प्लांटेशंस कर रहा है। आपको पता है जैसे कि शिवालिक एरिया है हमारा जो हिमाचल से लगता है, पठानकोट से लेके हमारा मोहाली तक का पूरा एरिया, इसमें भी अच्छी प्लांटेशन के काम हो रहे हैं। तो एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं जी। दूसरा सरकार ने एक मिशन तंदुरुस्त पंजाब के नाम से एक मिशन लॉन्च किया था जी। पिछले साल। उसमें हम 10 सबमिशन लेके चल रहे हैं जो कि एडेप्टेशन एज वेल एज मिटिगेशन दोनों स्ट्रेटजीज को कैप्चर करते हैं जी। जैसे कि क्लीन एयर, उसमें जो मैं अगर आपको नाम बताना चाहूँ 10 सबमिशंस के, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ग्रीन पंजाब एंड खेडो पंजाब एंड रोड सेफ्टी। तो ये इस तरह के 9-10 सबमिशन चल रहे हैं जो बेसिकली डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के नाम से तो नहीं चल रहे हैं, बट इनका सभी का सीधा संबंध हेल्थ से है, ह्यूमन हेल्थ से है। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ का संबंध बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इश्यूज से हमेशा से रहा है। तो अगर हम इन सेक्टर्स में प्रोग्रेसिवली काम करते हैं तो ऑफ कोर्स हम एडेप्टिव कैपेसिटी जो है जनता की वो बढ़ाएंगे और क्लाइमेट चेंज से जो होने वाले दुष्परिणाम है उनसे ज़रूर हम थोड़ा बहुत ज़रूर उसमें हेल्प कर सकते हैं जी। सर, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
यहाँ पर सर सौरभ गुप्ता जी हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी क्लाइमेट चेंज को लेकर दी। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी क्षमता कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर धरती ही नहीं रहेगी तो हम उस क्षमता को लेकर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। इसका सोल्यूशन यही है कि जितना ग्रीन एनवायरनमेंट होगा उतना ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं हम उसे कम कर सकेंगे, जो ग्रीन गैसेज है इनके इफेक्ट को हम कम कर सकेंगे। जितना ज़्यादा हो सके सोलर इश्यूज़ को, जितने भी सोलर सिस्टम है उसे हम इस्तेमाल करें, कार्बन का इस्तेमाल कम से कम करें, 3R की जो पॉलिसी है उसे इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें और खुद भी एजुकेट हों। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी से आप फ़ायदा लेंगे और एनवायरनमेंट को बचाने में हमारे साथ साथ खुद भी सहयोग करेंगे। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।